बस भाई बस, थोड़ा शांत हो जाओ यार। काहे शोर मचा रहे हो? ये बताओ, बाइंडिंग एनर्जी कौन सी एनर्जी है, जो न्यूक्लियस के पास है या जो न्यूक्लियस ने रिलीज कर दी है? जो न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज किया वो एनर्जी है ना यार। अच्छा, चाहे न्यूक्लियस जुड़े चाहे न्यूक्लियस टूटे, क्या हरदम बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी? अरे समझ पा रहे हो यार? भाई रिस्पॉन्स तो क्या करो यार तुम लोग ढंग से। हम पूछ रहे हैं, चाहे न्यूक्लियस जुड़े चाहे न्यूक्लियस टूटे, बाइंडिंग एनर्जी हमेशा टूटने पे बढ़ेगी जुड़ने पे घटेगी? ऐसा सोच रहे हो क्या? न्यूक्लियस अपनी मर्जी से टूटेगा। यस, न्यूक्लियस अपनी मर्जी से टूटेगा। क्यों टूटेगा? जब वो चाहेगा कि अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाए। न्यूक्लियस क्यों जुड़ेगा? न्यूक्लियस क्यों जुड़ना चाहेगा जब वो क्या चाहेगा? कि उसकी खुद की एनर्जी बढ़े कि घटे? तब भी बढ़े। अरे भाई, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। अगर वो जुड़ रही है तब भी स्टेबिलिटी ही कारण है, और टूट रही है तब भी स्टेबिलिटी ही कारण है। तो हर बार जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो बढ़ेगी ही, चाहे जुड़े चाहे टूटे। बाइंडिंग एनर्जी घटती नहीं है। अरे क्लियर है ना? तो इसके छोटे छोटे सवाल थे, लगाए थे हम लोग, एक दो क्वेश्चंस भी थे। मॉड्यूल वॉड्यूल बनाए हो कि नहीं? नहीं, मत बनाओ, पाप लगेगा, जाने दो। अब देखो, अगला हिस्सा है रेडियो एक्टिविटी का ही पार्ट है। बट पिछले साल अल्फा डीके से एक छोटा सवाल पूछ लिया गया था, तो हो सकता है कि और सवाल अल्फा बीटा गामा डीके से पूछ ले, तो बेसिक बेसिक अल्फा बीटा गामा डीके अपन पढ़ लेंगे। ठीक है ना? सोचिए, ये बताइए, ये आपके पास अल्फा डीके है। अल्फा डीके का मतलब होता है एक हीलियम न्यूक्लियस का निकल जाना। किसका निकल जाना भैया? हीलियम न्यूक्लियस का 2He4 प्लस प्लस का निकल जाना। अरे क्लैरिटी? टूट कौन रहा है? एटम की न्यूक्लियस। अल्फा डीके बीटा डीके पढ़ रहे हो किसके लिए? एटम के लिए कि न्यूक्लियस के लिए? दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए। कहा है? अरे कुछ ऐसी बात किए ही नहीं कि जिसको रिपीट करने की जरूरत पड़े। हम कह रहे हैं भाई, अल्फा डीके की अगर हम बात कर रहे हैं तो अल्फा डीके में कौन डीके हो रहा है? एटम की न्यूक्लियस? न्यूक्लियस। कौन डीके हो रहा है? न्यूक्लियस। सिंपल साधारण शब्दों में न्यूक्लियस का डीके हो रहा है। लेकिन जो मास पता होता है वो किसका पता होता है? गिवन मास हमको जनरली किसका होता है? पीरियोडिक टेबल में न्यूक्लियस का मास है कि एटम का मास है? एटम का मास है। अरे है ना? हाँ भैया। तो जब आप अल्फा डीके की बात करते हैं तो इसमें से क्या निकला? एटम में से? एटम में से क्या निकला? ये अल्फा डीके में गया तो क्या निकला? हीलियम न्यूक्लियस। क्या निकला? हीलियम न्यूक्लियस निकला। तो जेड में, जेड में से क्या? दो प्रोटॉन चला गया, और ए में से चार न्यूक्लियॉन चला गया। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन निकले ना। प्रोटॉन के निकलने से क्या एटॉमिक नंबर घट जाएगा? अरे घटेगा ना। और न्यूक्लियॉन में से अगर निकल रहा है तो भाई एटॉमिक मास घटेगा। क्या न्यूट्रॉन के निकलने से जेड पे कोई फर्क पड़ेगा? जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन। सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं। तो जेड एक्स ए है। यहां पर इसकी मान लो कुछ बाइंडिंग एनर्जी थी E1, इसकी है E2, और इसकी है E3। तो क्यू कितना होगा? क्यू कितना होगा? E2 प्लस E3 माइनस E1। अरे बात समझ रहे हो? ये E2 E3 जो एनर्जी है, ये वाई और हीलियम के पास है, या इन्होंने अपने फॉर्मेशन में निकाली है? निकाली है ना। वाई के बाइंडिंग एनर्जी E2 होने का क्या मतलब समझते हैं आप? या एक्स के E1 होने का क्या मतलब समझते हैं आप? एक्स की बाइंडिंग एनर्जी का E1 होना आपको क्या समझाता है? जब कभी भी बिग बैंग हुआ होगा और एक्स नाम का एलिमेंट बना होगा, तो जब इसके न्यूक्लियॉन्स जुड़ के एक्स बनाए होंगे तो वो कितना एनर्जी रिलीज किए होंगे? बात समझे ना? इसी वजह से यूनिवर्स के पास इतनी एनर्जी है भैया।
बात समझ रहे हैं ना? हर स्टेबल फॉर्मेशन में जो एनर्जी निकली है वो इसी यूनिवर्स वाले सिस्टम के पास है कि नहीं है? अरे बात समझ रहे हैं ना? अब सुनिए, वाई है, वाई का बाइंडिंग एनर्जी E2 का मतलब है कि ये वाई नाम का एलिमेंट जब कभी जीवन में पहली बार बना होगा तो जो एनर्जी रिलीज हुई होगी वो क्या है? E2। जब इसके न्यूक्लियॉन्स जुड़ के ये न्यूक्लियस बनाए होंगे तो कौन सी एनर्जी ज्यादा है? अरे E2 ज्यादा होगी, E2 प्लस E3 E1 से ज्यादा होगा ना, तभी तो ये बना है, वरना बनता ही नहीं। अरे बात समझ रहे हैं ना? चलिए, तो अब गेम ये है कि भाई साहब ये जो एनर्जी निकली है, चलो Q को तो अपन एक बात ये भी लिख सकते हैं सिंपल, अगर अपने पास इक्वेशन दिया हुआ हो और कह दे कि कितना एनर्जी एमिट हुआ या कितना बाइंडिंग एनर्जी आया, तो अपन लिख सकते हैं E2 प्लस E3 माइनस E1। इस पर बेस्ड कल हमने क्वेश्चंस लगाए थे ना? अब सवाल ये पैदा होता है, द वैल्यू दैट इज Q यू आर गेटिंग इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट की काइनेटिक एनर्जी। इतने मॉलिक्यूलर लेवल की बात है कि यहां पर एक के कोलिजन से कोई हीट पैदा होने वाली नहीं। किस फॉर्म में आएगी? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, दुनिया में देखो ऐसे हुआ क्या कि जैसे बम फटता है ना, अरे जैसे बम फटता है ना वैसे ये फटा, जैसे बम फटता है वैसे एक्स फटा, और एक्स फटा तो उसने क्या बनाया? वाई और हीलियम, वाई और हीलियम। अच्छा ये बताओ, जब भी कोई कोलिजन हो या बम फटता हो क्या मोमेंटम कंजर्व रहता है? अरे कंजर्व रहता है ना? ये बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या P²/2m जानते हो? अरे जानते हो? तो क्या मैं ये कहूं ड्यूरिंग द एबव फिजन रिएक्शन ही तो है, फिजन रिएक्शन ही है ना, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड? बोलो हाँ कि ना? मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं होगा? होगा ना? मास एंड एनर्जी विल आल्सो बी कंजर्व्ड, मोमेंटम भी कंजर्व होगा और मास और एनर्जी दोनों कंजर्व होगा। इनिशियल मोमेंटम कितना था? इनिशियल मोमेंटम, अरे एक्स का कोई मोमेंटम नहीं है यार, रखा हुआ एटम है, टूट गया, एक्स का न्यूक्लियस टूट गया, तो एक्स का मोमेंटम कितना है? पी इनिशियल बराबर कितना? पी फाइनल। गाधा हो भाई, तुम लोग एकदम से ध्यान ही नहीं देते हो यार। पी इनिशियल बराबर क्या? पी फाइनल। अरे है ना? पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, पक्का? ठीक है, अच्छा, ओके। पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, हम कह रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई है और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम है। तो कह रहे हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी तुमको बाहर निकलती हुई दिख रही है ना, ये बराबर है के वाई प्लस के हीलियम के, एच के। नहीं आया? अरे भाई ये जो एनर्जी तुमको क्यों दिख रही है वो हीट के फॉर्म में नहीं जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती है बताओ? एनर्जी बहुत बड़ी है कि बहुत छोटी है? और जिस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रही है क्या वो मॉलिक्यूल बहुत बड़े हैं? नहीं, बहुत छोटे हैं भाई। अप्रोक्सीमेटली 10⁻13 टाइम्स, -13 टाइम्स है इनका साइज, जितना वो एनर्जी एसोसिएट कर रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? तो उस पार्टिकल के हिसाब से ये एनर्जी बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से जो तुम कैलकुलेशन कर रहे हो उसके हिसाब से एनर्जी बहुत छोटी। और ये जो एनर्जी मिल रही है ये वाई और हीलियम को किसके फॉर्म में मिल रही है? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब इन्हीं का नंबर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जब इन्हीं का नंबर बढ़ जाएगा तो क्या मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ जाएगा? तो जब मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ जाएगा तब वो क्या एसोसिएट करेंगे? हीट। लेकिन निकले कैसे हैं? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखो क्या होगा, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। क्या ये बात समझ आ रही? इनिशियल कितना? 0। पी फाइनल कितना? मोमेंटम ऑफ वाई प्लस मोमेंटम ऑफ हीलियम। तो मोमेंटम ऑफ वाई बराबर माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ हीलियम लिख सकते हैं। हम कह रहे हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या माइनस प्लस हो जाएगा? अरे प्लस हो जाएगा। और पी स्क्वायर बराबर क्या है? 2km। क्या है? 2k। नहीं आ रहा है यार। अरे भाई साहब, यस सर, चलो। तो यहां हम लिखें इसको, सोचो, यहां पर अगर हम लिखें इसको तो क्या लिखेंगे? वाई वाले को क्या लिखेंगे? 2my/k y बराबर क्या? बोलो बोलो बोलो। 2mh/2mhe/khe। क्या दो से दो कट जाएगा? अरे कट जाएगा। यहां से क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम बराबर कितना?
क्या mh/m मास ऑफ हीलियम अपॉन मास ऑफ वाई? पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आ रहा है? अच्छा, के वाई प्लस के एच ई किसके बराबर है? के वाई प्लस के एच ई किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एच ई किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। किसके बराबर है? क्यू के बराबर है ना। ये बताओ, यहां से के एच ई की वैल्यू उठा के यहां रख दोगे, क्या तुमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई मिल जाएगा? अरे मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और जान लो, डिब्बे में तुमको बता दे रहे हैं कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले, देखो, अगर तुमको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले ए प्लस बी बराबर पी, ए प्लस बी बराबर पी, और ए बाई बी बराबर एक्स बाई वाई, ए बाई बी बराबर एक्स बाई वाई, तो अगर तुमको ए लिखना होगा ना, ये ए, तो ये बराबर होगा एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू पी। नहीं आया? अबे ये वैल्यू उठा के यहां रखोगे, यही रिजल्ट आता है, इसी को रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। खदादास, तुम एक काम करो, ये वैल्यू उठा के रखो, यहां रख के बताओ कितना आ रहा है के भाई। नोट करो, अब बताओ। अच्छा कहीं गए। अगर यही आया तो मान लो कि सही आया। के वाई अगर हम लिखेंगे तो बताओ, के वाई की प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ है? मास ऑफ हीलियम के ना, तो मास ऑफ हीलियम अपॉन मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ वाई इंटू क्यू। और के ऑफ हीलियम क्या लिखोगे? मास ऑफ वाई अपॉन मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ वाई इंटू क्यू। हीलियम का मास कितना है? अरे हीलियम का मास कितना है? 4। 4 है ना। वाई का मास कितना है? A-4। वाई का मास कितना है? A-4। और हीलियम का कितना है? 4। 4 से 4 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4/A इंटू क्यू। ये कितना? मास ऑफ वाई कितना है? 4-A/A इंटू क्यू। A-4। वही, A-4 जितना तेज तुम लोग प्लस माइनस देखते हो, क्या उतना तेज कॉन्सेप्ट देखने लग जाते हो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाता है। चल जल्दी कर इसको। ठंडी नहीं पड़ रही है यार पटना में। हमको तो यही ज्यादा लग रही है, ऐसे सोच रहे हो तुम यार? ज्यादा लग रही है? अरे थोड़ा गलन वलन हो, सुबह उठने का मन ना करे, तो समझ भी आता है। वैसे तो मेरा प्रचंड गर्मी में भी उठने का मन नहीं करता सुबह। इतना अच्छा आदमी थे हम ब्याह के पहले, ब्याह के बाद खराब हो गए। हम्म। मतलब शादी के पहले हम सुबह जल्दी उठ जाते थे, मतलब रोज 5 बजे 6 बजे, 5 बजे 6 बजे उठ जाते। क्रिकेट खेलने जाते थे सुबह सुबह, रोज जाते थे सुबह सुबह खेलने के लिए। अब केवल संडे को जा पाते हैं। हाँ। सुधांशु सर 1 बजे रात तक एनसीईआरटी पढ़ते तो दिक्कत तो होगा ही। अच्छा, भाई को जितने भी ख्याल आते हैं वो 1 बज के 45 मिनट, 1 बज के 47 मिनट, 12 बज के 29 मिनट ऐसे आते हैं। हाँ। हाँ।
ये जो हंस रही है दुनिया ताने कसे। आज कितनी तारीख है? 24 ना? यस। 25, 26, 27, 29, 30 और 31, 6 दिन बचा है। 6 दिन में अपन सेमीकंडक्टर्स खत्म करेंगे और रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। हाँ, रे ऑप्टिक्स ना 10 लेक्चर लेंगे रे ऑप्टिक्स का। नहीं, हाँ, रे और वेव दोनों मिला के हो जाएगा। साउंड वेव्स भूलोगे तो नहीं ना यार तुम लोग? साउंड वेव्स का शॉर्ट नोट्स बनवाए थे हम? नहीं बनवाए थे ना? चल कोई बात नहीं, वेव शुरू करने से पहले बनवा देंगे, वेव ऑप्टिक्स शुरू करने से पहले बनवा देंगे। आज बनवा दें? टेस्ट में कब आ रहा है? इस संडे को टेस्ट है? अच्छा। है? अरे रहन दो, ज्यादा नेता मत बनो। नंबर आ नहीं रहा है, एटम भी ऐड करवा दीजिए। ले आओ नंबर अब 150 के ऊपर, अब टेस्ट में 150 के ऊपर नंबर ले आओ फिजिक्स में, मान लेंगे भैया कि ठीक पढ़ रहे हो। नहीं आ रहा ना अभी 150 के ऊपर? पेपर दिए थे इस बार, टेस्ट दिए थे? कितना नंबर बना? 540, 610? जमीनी स्तर जा रहा है अब, जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है। थोड़ा जाग जाओ, मेहनत करो। कहाँ दिक्कत हो रहा है? दिक्कत बताओ। फिजिक्स में हो रहा है? कहाँ है? इतना बढ़िया, इतना मस्त मक्खन पेपर बन के आया था, मतलब अजीब कहाँ था? एक सवाल बता दो जो अजीब था। कहाँ कैलकुलेटिव था यार? क्या कैलकुलेटिव था भाई? केटीजी में क्या कैलकुलेटिव था? 2-3 सवाल थे। हाँ, हाँ, वही वाला सवाल, वही वाला सवाल, वहां जो डेंसिटी लिखा है वो प्रेशर है। हाँ, तो उसके बाद बताओ ना, मुझे पेपर दिखा दो ना कि सर ये सवाल बड़ा अजीब था, दिखा दो ना। क्वेश्चन पेपर दिखाओ। अपने अपने आप से निर्धारित मत करो कि ये अच्छा है और ये खराब है। गड़बड़ मत करो। पूरे पेपर में 2 सवाल ऊपर नीचे था। एक ये एनर्जी वाला सवाल था, और एक क्वेश्चन नंबर 48वां, क्वेश्चन नंबर 48, यही 2 सवाल में जो था वो था। और पेपर भाई बहुत बेहतरीन, बहुत क्लासी पेपर था। मतलब अगर जो थोड़ा सा पेपर का लेवल ऊपर उठेगा ना, तो ऐसा ही पेपर आंखों के सामने देखने को मिलेगा। ये बात जान लीजिए। पेपर में कुछ टफ नहीं था। हाँ, नहीं मैंने बनाया नहीं था, बस मैंने मॉनिटर किया था। मैंने भाई को बोला था कि थोड़ा अच्छा पेपर बना के देना, थोड़ा कंसेप्चुअल पेपर बना के देना। और क्या भाई, हर पेपर बिना मेरी वेरिफिकेशन के नहीं आता है। जो भी पेपर आता है वो वेरीफाई होने के लिए आता है, उसके बाद ही बनता है वो। जितने चेंजेस होते हैं वो मैं करवा लेता हूं अपने हिसाब से। मैं बहुत ज्यादा पेपर रिव्यू नहीं करता, लेकिन मैं बैच 1 और बैच 2 का पेपर एकदम सीरियसली रिव्यू करता हूं। मतलब एक एक सवाल। जो मेरे पास प्रेशर पेपर आया था उसमें यू डेंसिटी की जगह प्रेशर लिखा हुआ था, जब वो टाइप होने गया है तो वो रो बन गया है। अब ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, सी नहीं लिख पा रहे हो, सिंपल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वाला जो सवाल था, नहीं बना। कैसे बनेगा? क्या नहीं समझ आया भाई? एक जनरल प्रोसेस था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हुआ ना? तो पी वी की पावर -1 बराबर कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? एक्स का वैल्यू कितना आया? -1। अब एक्स का वैल्यू -1 आया, तो सी का अगर तुमको फॉर्मूला नहीं याद है, आर अपॉन गामा -1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स, तो दिक्कत वाली बात है ना यार। फिर तो कष्ट है ना यार। फिर तो तुम वही सोच रहे हो कि जो जनरल फॉर्मूला मेरी आंखों के सामने से रोज गुजर रहा है उसी पर मैं सवाल बनाऊंगा, और जब उस पर सवाल आएगा तो पेपर अच्छा है। ऐसा थोड़ी होगा यार। जगाओ ना थोड़ा यार, मेहनत करो ना। चले आगे बढ़े। अरे हुआ ये समझ आया? अब देखो, अब सुनो भाई साहब, देखो, तुम्हारे पास कोई भी एटम है एक्स जेड ए, ये 2 पार्ट में टूटा, किसमें? मान लो अगर अल्फा डीके हुआ तो किसमें टूटा? बोलो बोलो बोलो, किसमें टूटा? Z-2 और कितना? A-4। और क्या साथ में हीलियम न्यूक्लियस निकला? 2He4 प्लस प्लस निकला, और साथ में ये एनर्जी आई। एनर्जी आई। एनर्जी किसमें टूटी?
एनर्जी किसमें है? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई एंड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम। इन्हीं दोनों पार्टिकल्स के पास है, इन्हीं दोनों पार्टिकल्स के पास है। काइनेटिक एनर्जी लिखने का सिंपल तरीका है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई लिखना है तो मास ऑफ हीलियम एटम कितना है? मास ऑफ हीलियम एटम कितना है? पहले तो जनरल फॉर्मूला लिखो, मास ऑफ हीलियम एटम अपॉन कितना? मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ हीलियम मल्टीप्लाइड बाई क्यू। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम लिखना है तो क्या लिखोगे? मास ऑफ वाई अपॉन मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ हीलियम लिखोगे ना। ये दूसरी इक्वेशन, इसी को जब सिंप्लीफाई करते हो तो ये कितना हो जाता है? 4/a/q, और इसको करते हो तो a-4/a/q। क्या याद रहेगा? अरे याद रह जाएगा। मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है? अरे मोमेंटम कंजर्व है ना, क्या एनर्जी भी कंजर्व है? अरे एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई ना, क्यों यार? है, मास किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। अरे क्लियर है? अगला कौन सा डीके भैया? बीटा नेगेटिव डीके। बीटा नेगेटिव डीके, इसका नाम बीटा नेगेटिव क्यों रखा गया? क्योंकि जब न्यूक्लियस की बात करी जाती है तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है और क्या है? प्रोटॉन है। जब कोई चीज डीके करती है मतलब खत्म होती है, डिग्रेड होती है, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो इंटर कन्वर्जन प्रोसेस करते हैं। क्या प्रोसेस करते हैं? इंटर कन्वर्जन। न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में और प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन के पास कैसा कैरेक्टर है? पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? न्यूट्रल। कैसा कैरेक्टर है? न्यूट्रल। अगर वो, अच्छा सोचो, पहले बेसिक लेवल पे सोचो, एटम है, न्यूट्रल है, वो पॉजिटिव कैरेक्टर कब गेन करता है? जब प्रोटॉन घटाता बढ़ाता है या इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, कोई भी बॉडी जो है अगर वो कोई कैरेक्टर गेन कर रही है तो उसका जो प्राइमरी कैरेक्टर होता है वो उसके लॉसेस के कारण आता है। अरे क्लियर है? न्यूक्लियस के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से वो किसी को अपने पास ले आ सके। क्यों? सबसे मजबूत फोर्स से बॉन्ड है। अरे है कि नहीं है? है। और दूसरी बात, इनका रेंज बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा? बहुत छोटा। इतना छोटा है कि वो किसी फॉरेन पार्टिकल को अपने साथ जोड़ नहीं सकते। मतलब दे कैन नॉट गेन एनीथिंग, दे हैव ओनली टू लूज। बस खोने के लिए है इनके पास। अरे बात समझ रहे हो ना? तो जब हम बात करते हैं बीटा नेगेटिव डीके का, तो नाम नेगेटिव है क्योंकि इसने एक न्यूक्लियस ने एक नेगेटिव पार्टिकल अपने पास से खो दिया। नेगेटिव पार्टिकल खोने की अथॉरिटी बस केवल प्रोटॉन के पास है, क्योंकि उसका चार्ज कैसा है? चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। अगर वो अपना, अगर वो अपनी बॉडी से अपना पॉजिटिव कैरेक्टर खो दे, अपना कौन सा कैरेक्टर खो दे? पॉजिटिव। तो जब वो अपना पॉजिटिव कैरेक्टर खो देगा तो वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। प्रोटॉन में से अपना पॉजिटिव कैरेक्टर अगर कोई खो दे तो क्या बन जाएगा वो? न्यूट्रल। प्रोटॉन पॉजिटिव है ना। क्यों पॉजिटिव है? कोई ना कोई चीज तो होगी उसके पास जो उसको पॉजिटिव बना रही होगी। उस पार्टिकल का नाम है पॉजिट्रॉन। क्या नाम है? पॉजिट्रॉन। जैसे कहानी जब हुई, शुरुआत हुई न्यूक्लियस की, जब न्यूक्लियस को हम तोड़ने की बात किए तो न्यूक्लियस में तोड़े तो हमको मिले न्यूक्लियॉन्स में, न्यूक्लियस के अंदर हमको मिले क्वार्क। क्या मिले? क्वार्क। क्लियर है ना? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन को तोड़े तो न्यूट्रॉन के अंदर मिला क्या? क्वार्क। वो क्वार्क जो होते हैं ना वो वाइब्रेट करते हैं, और उसी वाइब्रेशन की वजह से न्यूक्लियस के अंदर, हाँ गिलास लेना है, गिलास अभी खाली नहीं हुआ। अच्छा एक और गिलास है, ओके वो हम दे दे रहे हैं आपको, लीजिए। ठीक है। तो भाई वो जो वो जो पार्टिकल्स है ना, मतलब किसके अंदर? न्यूट्रॉन्स के अंदर। कौन से पार्टिकल्स? क्वार्क पार्टिकल्स। क्लैरिटी है ना? वो क्वार्क पार्टिकल चार्ज कैरी करते हैं जो उसके अंदर है, उसी को कहा जाता है लिमिटेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीन मिलके एक इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं।
तीन मिलके क्या कैरी करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। और जब वो न्यूट्रॉन में से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है ना, तो न्यूट्रॉन के पास पॉजिटिव कैरेक्टर बच जाता है। तो वो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोटॉन में। तो उसको हम बोलते हैं बीटा पॉजिटिव डीके। क्या बोलते हैं? बीटा पॉजिटिव डीके। हम क्या पढ़ रहे हैं? बीटा नेगेटिव डीके। इसमें क्या होगा? न्यूट्रॉन अपना पॉजिटिव कैरेक्टर छोड़ देगा। प्रोटॉन, सॉरी, कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन अपना क्या छोड़ेगा? पॉजिटिव कैरेक्टर। जब प्रोटॉन अपना पॉजिटिव कैरेक्टर छोड़ देगा तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और जो पॉजिटिव कैरेक्टर बाहर निकलता है, उस पॉजिटिव कैरेक्टर को बोलते हैं क्या? पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। इट इज सिमिलर एंड आइडेंटिकल टू इलेक्ट्रॉन। ये सिमिलर है और आइडेंटिकल है किसके? इलेक्ट्रॉन के। इसका मास जो है वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। बस कैरेक्टर कैसा है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? कैरेक्टर कैसा है? पॉजिटिव। बात समझे? पल्ले पड़ा? बीटा नेगेटिव डीके में क्या हो रहा है? प्रोटॉन क्या कर रहा है? अपना पॉजिटिव कैरेक्टर खो दिया। अरे क्लियर है? प्रोटॉन अपना पॉजिटिव कैरेक्टर, उल्टा हो गया यार सब, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, उल्टा हो गया यार सब। बीटा नेगेटिव पढ़ रहे हैं ना हम लोग, मैं बीटा पॉजिटिव पढ़ा रहा हूं। हाँ कोई बात नहीं, चलो देखो। बीटा नेगेटिव डीके, अरे सुनो यार ध्यान दो। नेगेटिव डीके का मतलब कौन सा कैरेक्टर गया है? नेगेटिव कैरेक्टर। कौन सा गया है? नेगेटिव कैरेक्टर। नेगेटिव कैरेक्टर देने का अधिकार किसको है? किसको है? न्यूट्रॉन को। किसको है? न्यूट्रॉन को। कैसे? न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के अंदर क्या है? क्वार्क। और क्वार्क के पास चार्ज है कितना? तीन के पेयर में ई। तीन के पेयर में ई। उन्होंने अपना वो चार्ज खो दिया। तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोटॉन में। अब उनके पास पॉजिटिव कैरेक्टर बचा ना, पहले न्यूट्रल थे ना, उन्होंने अपना नेगेटिव कैरेक्टर खो दिया, तो क्या बचा? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के बाद क्या? न्यूट्रॉन के साथ क्या बचा? प्रोटॉन। अरे क्लियर है? अब केवल प्रोटॉन बना है ये संभव नहीं है। एनर्जी लेके बाहर निकला है ना, एनर्जी लेके बाहर निकला है ना। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना है, जो एनर्जी लेके बाहर निकला है वो क्या है? -1 E0। -1 E0, ये क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है भाई साहब? इलेक्ट्रॉन। अरे बात समझे ना? उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है। तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया है? प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन का नंबर एक बढ़ गया। प्रोटॉन का नंबर एक बढ़ गया। अरे क्लैरिटी है? प्रोटॉन प्रोटॉन का जब नंबर एक बढ़ा, Z+1 हुआ, एटॉमिक नंबर पे तो, एटॉमिक मास पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वो क्या है? सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस सम ऑफ प्रोटॉन। टोटल नंबर पे तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। फर्क क्या हुआ? बस न्यूट्रॉन के साथ क्या निकला? प्रोटॉन। और प्रोटॉन और एक और क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला। ये क्यू पार्टिकल था, ये एनर्जी था क्यू। ये एनर्जी क्या दोनों के पास गया? किसके फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इसको अपन क्या लिखे? मास ऑफ वाई। और इसको क्या लिखे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो एक बार में? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई क्या लिखोगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ वाई इंटू इंटू क्यू। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ वाई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ वाई इंटू क्यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या वाई के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है? अरे है कि नहीं है? देख लो भाई, है ना? ये जो एनर्जी है ये कैसी है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। क्यों? क्यों भाई? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है किससे? मास ऑफ वाई से। किससे? मास ऑफ वाई से। तो सारी एनर्जी किसके पास है? सारी एनर्जी किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास। सारी एनर्जी किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है? क्यू। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? क्यू। अब सोचा हमने, अब यहां पर हमने एक बात सोची कि एक काम करो, क्या तुम ये बात जानते हो किसी चार्ज पार्टिकल को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया जाए तो वो गोल घूम जाता है? कभी नाम सुना है ऐसा? होता है ऐसा। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को कहां फेंक दिया जाए?
मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया जाए, रख दिया जाए तो कुछ नहीं होगा। जब फेंकोगे तो वो कैसा मोशन प्रोसेस करेगा? सर्कुलर। कैसा मोशन? अच्छा सोचो, यहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन निकला था, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है? कितनी है? कितनी है? क्यों? अरे है कि नहीं है? जब इस काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को एक एक मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा गया, बात समझ रहे हैं? तो क्या हुआ पता है? जब ऐसे हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में छोड़े, तो यहां से जब एंटर किया ये पूरा इलेक्ट्रॉन का बीम, तो इस इलेक्ट्रॉन के बीम की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? क्यू। इनकी कुछ स्पेसिफिक रफ्तार होगी, वी। कितनी होगी? वी। ये यहां जाएगा और यहां गोल घूम के बाहर आ जाएगा। अरे बात समझ रहे हैं? जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना बड़ा रेडियस, जितनी ज्यादा रफ्तार उतना बड़ा रेडियस। क्लियर है? तो सारे बीम्स को यहां से जाना है और यहां से बाहर निकलकर आना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब हमने इस काइनेटिक एनर्जी के निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से फेंका, भाई हर इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? सबके पास कितनी एनर्जी है? क्यों? जब हम सबको यहां से फेंके तो सबको यहीं से बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन यहां से बाहर नहीं निकले। वो क्या हुए? ऐसे पूरा स्पेक्ट्रम बना लिया। कोई यहां से निकल रहा है, 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 कोई यहां से निकल रहा है। मतलब सबकी एनर्जी सेम है कि अलग अलग? सबकी एनर्जी अलग अलग है। अरे बात समझे ना? तो हमने एक और कंक्लूजन बनाया। हमने कहा कि फोटोन जैसे कुछ पार्टिकल्स और निकल रहे हैं, जिनका नाम रखा न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज। क्या नाम रखा? न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज। एंड दे ऑल्सो हैव एनर्जी। बात समझ रहे हो ना? तो ये क्यू जो है, इस क्यू का कुछ हिस्सा किसके पास चला जा रहा है? न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज के पास। जैसे फोटोन होता है, अलग वेवलेंथ का होगा तो अलग एनर्जी होगी, या अलग फ्रीक्वेंसी का होगा तो अलग एनर्जी होगी। ऐसे ये जो न्यूट्रिनोज एंटी न्यूट्रिनोज निकल रहे थे, ये अलग अलग एनर्जी के निकल रहे थे। तो जब ये एनर्जी लेके निकल रहे हैं तो कहां से लेके निकल रहे हैं? किससे? इसके पास कोई एनर्जी है ही नहीं। क्यों? दिख रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, ये जहां है वहीं पड़ा है। अरे क्लियर है ना? कौन निकला? इलेक्ट्रॉन। और कौन निकला? एंटी न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन निकला और कौन निकला? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी फिक्स नहीं। अरे बात समझे? मौका देख के वो ज्यादा एनर्जी लेके जाएगा, मौका देख के कम एनर्जी लेके जाएगा। तो क्या होगा? क्या इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होगी कि वेरिएबल? वेरिएबल, क्योंकि एनर्जी कौन लेके जा रहा है? एंटी न्यूट्रिनोस। तो यहां से ऐसे खूब सारे पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। अरे बात समझे? तो हम ये नहीं कह सकते कि ये Q जो है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या भाई? बता रहा हूं। एंटी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे नेचर कहता है कि नेचर को सिमेट्री से प्यार है। क्लियर है ना? तो दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सिमेट्रिक एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर एक पार्टिकल है तो दूसरा उसका एंटी पार्टिकल है। जैसे न्यूट्रिनो एक पार्टिकल है तो उसका एंटी पार्टिकल क्या है? एंटी न्यूट्रिनो। अगर एंटी न्यूट्रिनो एक पार्टिकल है तो न्यूट्रिनो उसका क्या है? उसका एंटी पार्टिकल। ऐसे ऑपोजिट चलते हैं। ठीक है ना? तो अब सोचिएगा, ये एटम कैसा था, या ये न्यूक्लियस कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस था। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस था। टूटा कौन इसमें? बीटा नेगेटिव में कौन टूटा? इलेक्ट्रॉन की, सॉरी प्रोटॉन की न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कैसा कैरेक्टर था? न्यूट्रल। वो बना कैसा? पॉजिटिव। तो अपना नेगेटिव खोया होगा, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। जब उसने नेगेटिव कैरेक्टर खोया, कौन सा कैरेक्टर खोया? नेगेटिव। अरे क्लियर है? तो उसके साथ उसने क्या दिया? एंटी न्यूट्रिनो। क्या दिया? एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनोज एंड एंटी न्यूट्रिनोज का पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, बस इनको इसके साथ जोड़ दिया गया कि ये फोटोन की तरह ही एक पार्टिकल है, जिनका रेस्ट मास कितना है? रेस्ट मास कितना है? 0। लेकिन ये जब भाग रहे हैं तो ये कुछ एनर्जी लेकर जा रहे हैं। क्लैरिटी है? तो न्यूट्रॉन जब एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो प्रोटॉन के नंबर में एक की बढ़ोतरी हो गई। अरे क्लियर है क्या? टोटल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो Q आया, क्या वो Y और E दोनों के पास जाएगा? क्या E के पास, Y के पास एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी। Y के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। Y के पास 0। इलेक्ट्रॉन के पास कितनी? Q। लेकिन क्या सबके पास Q है?
सबके पास क्यू है? नहीं। अगर सबके पास क्यू होती तो क्या सब यहीं से बाहर निकलते? निकलते, लेकिन क्या सब अलग अलग जगह से बाहर निकल रहे थे? तो हमने कहा कि इसके साथ एक और पार्टिकल निकल रहा है जिसका नाम क्या है? एंटी न्यूट्रिनो। अरे क्लियर है? जब खोजा गया तो पहले बीटा पॉजिटिव ढूंढा गया होगा, तो उसके साथ नाम रख दिया एंटी पार्टिकल, उसके साथ पार्टिकल का नाम रख दिया न्यूट्रिनो, तो इसके साथ नाम रख दिया एंटी न्यूट्रिनो। अरे बात समझ रहे हैं? इट इज जस्ट लाइक फोटोन पार्टिकल्स, ये कहीं डेविएट नहीं होते, ये कहीं डेविएट नहीं होते। तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्यू है? नहीं, कुछ की है, कुछ की है ना। तो इसको बोला जाता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन बीटा नेगेटिव डीके इस कितना? क्यू। क्या ये वेरी करेगा? क्या ये वेरी करेगा? क्यों वेरी करेगा? क्यों वेरी करेगा? क्योंकि इसके साथ एक और फोटोन जैसा पार्टिकल निकला है जो कुछ एनर्जी लेकर निकला है। निकले ही ये जरूरी नहीं है, एक स्पेसिफिक एनर्जी ही लेकर निकले ये भी जरूरी नहीं है, अलग अलग एनर्जीज लेकर निकलेगा। अरे बात समझे? इसी का एक और प्रोसेस है जिसको बोलते हैं क्या? बीटा पॉजिटिव डीके। पॉजिटिव कैरेक्टर किसके पास था? पॉजिटिव कैरेक्टर किसके पास था? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन ने अपना पॉजिटिव कैरेक्टर खो दिया, वो क्या बन गया? न्यूट्रॉन। क्या बन गया? न्यूट्रॉन। क्या प्रोटॉन में एक की कमी आ गई? अरे देखो, क्या Z-1 हो गया? अरे हुआ ना। साथ में उसने क्या दिया? एक पार्टिकल जिसका नाम रखा गया न्यूट्रिनो। कौन सा पार्टिकल दिया? न्यूट्रिनो। क्लियर है? +1 E0, इसको बोलते हैं अपन क्या? इसको बोलते हैं क्या? पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। और प्लस क्यू। अरे बात समझे? पॉजिट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्या है? पॉजिट्रॉन का कोई डाउट है तो पूछ लो। पॉजिट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों आया होगा पॉजिट्रॉन? ये जब टूटा Y और E में तो क्या मिला? Q। क्या मिला? ये पॉजिट्रॉन है, आइडेंटिकल टू इलेक्ट्रॉन, बस क्या चेंज है? चार्ज, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव। क्या मास दोनों का सेम है? क्या मास दोनों का सेम है? अगर हम इस Q को तोड़ें तो ये दो फॉर्म में जाना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। इसी में तो जाना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y लिख पाओगे? क्या लिखोगे? मास ऑफ E, मास ऑफ E अपॉन मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ E इंटू Q। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ E क्या लिखोगे? मास ऑफ Y अपॉन मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ E इंटू Q। क्या मास ऑफ E नेग्लिजिबल है? जीरो है ना यार, इसके कंपैरिजन में क्या है? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y कितना हो जाएगा? जीरो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ E कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? Q। क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के सारे पॉजिट्रॉन्स के साथ ऐसा हुआ? नहीं। हम मान बैठे थे, हम अपना कैलकुलेशन कर बैठे थे और हम एकदम सही जा रहे थे, लेकिन जब हमने कहा कि इनको मैग्नेटिक फील्ड से पास कराओ तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या ये गोल घूम गए भाई? क्या एक ही रेडियस पे बाहर निकले कि अलग अलग रेडियस पे? अलग अलग रेडियस पर बाहर निकले ना। तो जब अलग अलग रेडियस पर बाहर निकले तो हमने कहा कि इन पॉजिट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है, मतलब कोई एक और चीज है जो इसकी एनर्जी को वेरी करा रही है, और उस पार्टिकल का नाम क्या है? न्यूट्रिनो। क्या नाम है? न्यूट्रिनो। रेस्ट मास कितना है? जीरो। रेस्ट मास कितना है? जीरो। अरे बात समझे? तो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो मिले ना कैलकुलेटेड रेडियस पे, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनसे किसी भी तरह के न्यूट्रिनोज एसोसिएट नहीं हो रहे। अरे क्लियर है? अरे बात समझ रहे हैं? पक्का जी? तो भाई अच्छा, ये अपने पास क्या हो गए? पॉजिट्रॉन्स। और यहां अपने पास क्या हो गए भाई साहब? ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। क्या दोनों सेम रेडियस पर निकले? सोच के बताओ। क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है? क्या दोनों सेम रेडियस पर बाहर आएंगे? यस सर। क्या सारे के सारे सेम रेडियस पर बाहर आएंगे? नहीं, सारे के सारे सेम रेडियस पे बाहर नहीं आए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा पार्टिकल गया है? एंटी न्यूट्रिनो। और पॉजिट्रॉन के साथ कौन गया है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो कोई पार्टिकल है जिसका मास है? नहीं, ये एक फोटोन पार्टिकल, फोटोन टाइप पार्टिकल है जो बस क्या लेकर निकल रहा है? एनर्जी। क्या लेकर निकल रहा है? एनर्जी। अरे बात समझे हैं? पल्ले पड़ा। जब ये पूरे डीके को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया ना,
तो जो आउटकम में हमको मिल रहा था वो बस खाली हमको पॉजिट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे। पॉजिटिव डीके में पॉजिट्रॉन्स मिल रहे थे, नेगेटिव डीके में इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे, और कोई मिला ही नहीं। तो हमने कहा कि ये जब मिला ही नहीं तो मतलब ये दौड़ा ही नहीं। अरे यार, अगर कोई दौड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो वो डेफिनेटली सर्कुलर आर्क बनाएगा, मतलब ये दौड़ा ही नहीं, ये रेस्ट में ही रह गया, मतलब इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। जो बाहर मिला हमको वो कौन मिला? यहां पर पॉजिट्रॉन और नेगेटिव वाले में इलेक्ट्रॉन। सबको एक स्पेसिफिक एनर्जी का मिलना चाहिए था, लेकिन सब स्पेसिफिक एनर्जी के नहीं मिले, सब अलग अलग एनर्जी के मिले। तो हमने ऑब्जर्व किया तो देखा कि भैया इनसे रेडिएशन भी निकल रहा है। अरे बात समझ रहे हैं? और उन रेडिएटिंग पार्टिकल्स का नाम रखा क्या? न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनो। पॉजिटिव में न्यूट्रिनो और नेगेटिव में एंटी न्यूट्रिनो। अरे समझ आया? एंटी न्यूट्रिनो इज द एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो। क्लियर है? बस इतनी बात है। इसके बाद एक और डीके आता है जिसका नाम होता है गामा डीके। क्या नाम होता है? गामा डीके। कुछ नहीं होता गामा डीके। गामा डीके में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमने अल्फा डीके किया, क्लियर है? हम एक अल्फा पार्टिकल निकालने के बाद स्टेबल हुए। कई बार ऐसा होगा कि हम अल्फा पार्टिकल निकालने के बाद भी स्टेबल नहीं होंगे, न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? अपने अंदर से फोटोन के फॉर्म में एनर्जी एमिट कर देता है। तो जो फोटॉन्स बाहर निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? गामा डीके। गामा डीके में क्या होगा? कोई चेंज होगा? एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंज होगा? नहीं, बस उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो स्टेबल हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, तो चलो लिख लो इसको। अल्फा डीके लिख लिए थे? अल्फा डीके लिख लिए थे? ये कौन सा है? अल्फा ही है ना? ये लिखो बीटा नेगेटिव लिखो, बीटा नेगेटिव डीके लिखो। हो गया भैया? अरे हो गया यार, लिख लो इसमें। हाँ वही लिखवा रहा हूँ भाई, काहे बोलोगे यार, टेंशन क्या ले रहे हो? लिखवा रहे हैं हम। लिखे भैया? लिखे? लिखे। सिंस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, since the mass of electron is
far less than mass of y. Since the mass of electron is far less than the mass of y, therefore the kinetic energy of y is zero. Kinetic energy of y is zero. Now kinetic energy of electron equals to q. ऐसे लिख लेना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर q. ठीक है ना? फिर अगली लाइन से लिखो, बट when we passed the electrons emitted in beta negative decay, when we passed the electrons emitted in beta negative decay in a magnetic region, REASON मत लिख लेना भाई, REGION, in a magnetic region, different electrons have different radius. Different electrons have different radius. Different electrons have different radius. It means that electrons have different kinetic energy. It means that electrons have different kinetic energies. क्लियर? भाई अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो अलग अलग रेडियस पे बाहर निकल रहे हैं ना. अरे बात समझ रहे हैं? लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए. Now we discovered another energy particle like photon named as neutrino. हाँ रुको तो लिखो तो, named as neutrino, whose antiparticle is antineutrino. ठीक है ना? हो गया. एज अ रिजल्ट, नेक्स्ट लाइन से, एज अ रिजल्ट we conclude that some antineutrino particles are also emitting in beta negative decay. Some antineutrino particles are also emitting in beta negative decay, having a variable range of energy. Having a variable range of energy. That's it. समझ गए? एंटी न्यूट्रिनोस जो हैं वो उनके पास एक वेरिएबल रेंज ऑफ एनर्जी है, और जब वो निकले हैं उस एनर्जी से तो कहां से लिए हैं एनर्जी? वो अरे इसी इलेक्ट्रॉन से तो लिए हैं ना भाई, तो इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो वेरी कराएंगे ना. अरे बात समझ रहे हैं? इसी वजह से हमको यहाँ पे ऐसा देखने को मिला. अरे क्लियर है? और ये जो गामा डीके की खोज हुई है ना, ये गामा डीके की भी खोज वहीं से हुई, इसी एक्सपेरिमेंट से हुई. ये अल्फा डीके था. अरे अल्फा डीके था. हर हीलियम न्यूक्लियस कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है ना. ये वाई कैसा चार्ज है? न्यूट्रल है.
अरे वाई कैसा चार्ज है? न्यूट्रल है। हीलियम न्यूक्लियस कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड से निकालोगे तो क्या होगा? डेविएट होना चाहिए था। तो जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया ना, तो हमने देखा कि भैया जब इन अल्फा पार्टिकल्स को इधर से पास कराया तो हमने देखा कि सारे के सारे यहीं से निकल रहे हैं, एक ही जगह से निकल रहे हैं। तो हमने कहा कि सबकी एनर्जी कितनी है? सबकी एनर्जी सेम है। और कितनी है? A-4/A × Q। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। फिर थोड़ी डीप ऑब्जर्वेशन करी तो देखा कि अरे कुछ छोटे रेडियस पर भी निकल रहे हैं। अरे बात समझे कि नहीं? दो बीम। उस बार इसके पहले वाले में क्या हुआ था? पूरा बीम का एक पूरा बैंड बन गया था। यहां बैंड नहीं बना। यहां कुछ अल्फा पार्टिकल्स निकले इस एनर्जी के और कुछ निकले इससे कम एनर्जी के। जो कम एनर्जी के निकले उन्होंने क्या कहा कि भैया हम थे XZA, हमने निकाला एक अल्फा पार्टिकल, हम बने YZ-2A-4+2HE4++। लेकिन अभी हम स्टेबल नहीं है, अभी हम स्टेबल नहीं है। तो जब स्टेबल नहीं है तो ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए अब बेचारे कुछ निकाल सकते नहीं थे, तो उन्होंने कहा लाओ एनर्जी बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है ना? तो उन्होंने कुछ फोटॉन्स एमिट किए, इन्होंने यहां से कुछ गामा डीके मतलब एनर्जी एमिट करी, एनर्जी एमिशन। तो जब एनर्जी एमिशन हुआ तो सेम एज इट इज ये स्टेबल हो गए। YZ-2A-4 और +2HE4+++Q डैश। जो स्टेबल हो गए उन्होंने कितनी एनर्जी दी? क्यों? क्यों दी? भाई इनके बनने पर यहां पर जो एनर्जी थी क्यू थी, इन दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी, लेकिन ये वाई स्टेबल नहीं था, खट से अनस्टेबल हो गया। जब ये वाई अनस्टेबल हुआ तो इसने कहा अब मुझे तुरंत अपने आप को क्या करना है? स्टेबल। जब एनर्जी देनी है, खट से एक गामा फोटोन बाहर निकाला और स्टेबल कर लिया। जब गामा फोटोन बाहर निकाला तो ये एनर्जी इन्हीं के बीच में से तो बाहर निकल के गई है, तो जो फाइनल एनर्जी होगी वो क्यू होगी या क्यू से कम हो जाएगी? क्यू से कम हो जाएगी। अब ये क्यू डैश टूटेगा किसमें? वाई और किसमें? एच ई में। वाई और एच ई में। तो बताओ एच ई की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो A-4/A होगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। यहां पर जो मैं एनर्जी लिखूंगा, यहां पर जो मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा हीलियम का, वो लिखूंगा A-4/A × Q-E। ई क्या है? ई क्या है? एनर्जी ऑफ, एनर्जी ऑफ गामा फोटॉन्स। अरे बात समझे कि नहीं? अरे क्लियर है? कम हो गया ना एनर्जी। अब हमको दो ही बैंड मिला, मतलब वाई या तो डीके के बाद स्टेबल हो रहा है, जब स्टेबल हो रहा है तो जितने भी वाई निकल रहे हैं वो स्टेबल वाई यहां से निकल रहे हैं, कुछ अनस्टेबल होके थोड़ी देर बाद निकले, कुछ के भाई ये वाले जो हीलियम न्यूक्लियस थे, ये वाले जो हीलियम न्यूक्लियस थे 1 से निकले, और ये वाले हीलियम न्यूक्लियस कहां से निकले? 2 से निकले। तो इनकी एनर्जी घट गई। क्यों? इनकी एनर्जी क्यों घटी? क्योंकि क्या हुआ भाई, तुरंत इंस्टेंटेनियसली वाई एक्स टूट के जब वाई बना तो वाई स्टेबल बना कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। अगर अनस्टेबल बना तो उसको स्टेबल होना है, तो वो क्या रेडिएट कर देगा? एक गामा रेडिएशन, एक गामा फोटोन। अरे क्लैरिटी है? तो जब उसने गामा रेडिएशन एमिट कर दिया तो अब वो क्या बन गया? स्टेबल। तो वो जो एनर्जी निकाली वो इसी क्यू में से तो निकाली। अरे क्लैरिटी है ना? तो क्यू में से निकाल दी तो एनर्जी क्यू डैश में कितनी बची? Q-E। एनर्जी घट गई। अरे बात समझे? एनर्जी घट गई तो हमको दो बैंड मिल गया। जो जो क्या स्टेबल नहीं हुए थे उनसे जो अल्फा पार्टिकल्स मिले उनकी एनर्जी कम थी, और जो स्टेबल हो गए थे एक ही रिएक्शन में, जो स्टेबल हो गए थे, जो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनाए, जो कोई गामा डीके प्रोसेस नहीं किए, उनकी एनर्जी ज्यादा थी। दिस इज कंक्लूजन ऑफ गामा डीके। यहां से हमने गामा डीके खोजा था। मतलब हम हर बार एक काम करते थे, उस काम में कुछ गलती निकालते थे, कोई कैलकुलेशन मिस हो जाती थी, और फिर उस कैलकुलेशन को हम ठीक कर लेते थे, और जो ठीक कर लेते थे उसको सही मान लेते थे। अरे क्लैरिटी है ना? इसी वजह से फिजिक्स बहुत खतरनाक है। यहां कौन कितना सच बोल रहा है किसी का कोई भरोसा नहीं।
बस जो जब तक सही जा रहा है तब तक सही। सबसे दमदार फिजिक्स यही है। मतलब अगर एक हिसाब से देखा जाए तो जो फिजिक्स क्रिएटिव फिजिक्स है वो यही है। मॉडर्न फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, बहुत दमदार। ये सब जो आप अभी पढ़ रहे हैं ना, यूएस में ये सब ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है। इतनी बात ये सब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सिखाई जाती है। बहुत धीरे होते हैं यार वहां के लोग। यहाँ जैसे तुम डॉक्टर कितने दिन में बन जाओगे? 5 साल, 10 साल। वहां 25-25 साल लोग लगाते हैं डॉक्टर बनने में। 20-20 साल चल रही है तैयारी, पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। हाँ हाँ, वही मतलब वो एमबीबीएस निकालने की तैयारी। हाँ हाँ, बन जाते हैं, बन जाते हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। टाइम लेके बनते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है सबसे रूथलेस डॉक्टर्स इंडियंस होते हैं। सबसे एक्सीलेंट डॉक्टर इंडियंस होते हैं। कि दुनिया किसी कोने में चले जाओगे, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाओगे, तुमको 2-4 सुपर स्पेशलिस्ट इंडियंस मिल ही जाएंगे हर जगह। अरे बताओ, यहां तक मोटा मोटा हिसाब किताब क्लियर है भाई? देख लो, कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बता दो। गामा डीके कब आया? गामा डीके कब आया रोल में? अल्फा डीके हुआ। क्या गामा डीके अलग से कोई डीके है? एक अल्फा डीके का इंटरमीडिएट पार्ट है। अल्फा डीके का इंटरमीडिएट पार्ट है। अगर कोई डाउट है तो तुम मेरे से पूछ सकते हो। बता दो, कुछ है? बताओ। हाँ, क्या चीज? तो ये बन नहीं पाता है, बहुत सही सोचे हो तुम। ये जो इंटरमीडिएट बना है ना, ये इंटरमीडिएट डिफाइन नहीं है। बात समझ रहे हो ना? जैसे ये टूटा, हीलियम न्यूक्लियस निकला, बात समझ रहे हो ना? तो इसने क्या किया, अपने आप को फील किया कि मैं अनस्टेबल हूं। ये इतना फास्ट प्रोसेस है कि इस फास्ट प्रोसेस में तुम हीलियम को और वाई को अलग अलग नहीं देख पाओगे। तो ये माना जाता है कि अभी टूट ही रहे थे कि उसमें से अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। वाई अनस्टेबल हो गया, तो टूटते समय इसने कुछ एनर्जी और दे दी। तो वो एनर्जी जो निकली वो टूटते समय निकली है। तो कुछ वाई से भी निकली है और कुछ कुछ हीलियम से भी निकली है। बात समझ रहे हैं ना? इस वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स यहां मिले वो कम एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स मिले। ये जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है ये इतना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हीलियम के निकलने के बाद यहां से गामा डीके निकला, और अगर हीलियम के निकलने के बाद यहां से गामा निकलता तो केवल वाई की एनर्जी पे फर्क पड़ता, हीलियम की एनर्जी पे कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन अगर हीलियम की एनर्जी कम हुई है, मतलब ये जो गामा डीके हुआ है ये उस समय हुआ है जब वाई और हीलियम अलग अलग हो रहे थे। अरे बात समझे? तो जो गामा निकला है वो कहां से निकला, किसकी एनर्जी लिया है? वो वाई की भी एनर्जी लिया है और हीलियम की भी एनर्जी लिया है। तो अगर के ऑफ हीलियम A-4/A × Q - E लिख रहे हैं, तो के ऑफ वाई आप 4/A × Q - E भी लिखेंगे। अरे क्लैरिटी है? कोई डाउट, कोई परेशानी, कुछ समस्या हो तो बता दीजिए, नहीं हो तो सवाल की तरफ बढ़ा जाए। बढ़े? चल आइए देखिए, ये बताइए क्या कह रहा। द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन फिजन। क्या दो जुड़ के एक बने हैं ना यार, फ्यूजन। कह रहा इन एन अल्फा डिके, सुनिएगा, इन एन अल्फा डिके द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मास नंबर ऑफ मदर न्यूक्लियस इज, द मास नंबर ऑफ मदर न्यूक्लियस इज, मदर न्यूक्लियस समझ रहे हैं ना? वाई का नहीं, वाई का नहीं, सोचिएगा ध्यान से। हाँ, जिससे ये अल्फा डीके हुआ है। चलिए निकालिए। बन जाना चाहिए यार, आसान सवाल है। राम रच राखा।
तू कहीं तरक बढ़ावे सुख राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हाँ बताओ कितना आ रहा है? 100। ए का वैल्यू 100 आ रहा है। अरे ए का वैल्यू 100 आ रहा है। सोचो क्या था, एक्स जेड ए था, ये टूट के क्या बना, वाई जेड माइनस टू ए माइनस फोर प्लस टू एच ई फोर प्लस 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 क्यू। क्यू कितना है? 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे क्लियर है ना? ये किसका एग्जाम्पल है, फिजन का कि फ्यूजन का? फिजन है ना? अरे टूटा है ना भाई। अरे क्लियर है। एक्स की अपनी कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगी, वाई की अपनी कुछ होगी, हीलियम की अपनी कुछ होगी। इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जीज का जो सम होगा क्या वो एक्स से ज्यादा होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अबे हाँ ना तो बोले, बाइंडिंग एनर्जी तो रिलीज एनर्जी है ना यार। जब ये बनेंगे तो कुछ एक्सेसिव एनर्जी बचेगी कि नहीं? डेल्टा एम है। ये बता, जब एक्स बना होगा तो इसकी कुछ अपनी बाइंडिंग एनर्जी इवन होगी। मैं बस कुछ रिवाइज करा रहा हूं, सवाल तो तुम बना लोगे यार। इसकी कुछ एनर्जी कितनी होगी, E2, इसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगी कितनी, E3। E2 प्लस E3 का जो सम होगा क्या वो E1 से ज्यादा होगा? और इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या Q है, और वही Q क्या इसको काइनेटिक एनर्जी और इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा है? अरे हाँ कि ना? हेलो। हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी हाँ जी। मैम एक एक घंटे बाद कॉल करेगा आप मुझे। 1 घंटे बाद कॉल करिए, फिर बात करते हैं, बताता हूँ। चलो भाई। हाँ भाई, यहां तक कहानी क्लियर? यहां तक कहानी क्लियर? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जा रही है, क्या तुमको पता है क्यू वैल्यू पता है? क्यू वैल्यू पता है, और काइनेटिक एनर्जी किसकी पता है? अल्फा पार्टिकल की ना भाई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना दे रखा है? 48 ना हो, ये किसके बराबर होगा? A/4 की A-4/A? A-4/A। और क्यू कितना हो? 50। 50 है। लो, तो यहां से ए निकाल दो, कितना आ रहा है? ए 100 आ रहा है क्या? अरे 48 ए तो ऐसे ही हो गया। अरे भाई 48 ए हो गया, और ये कितना हो गया, 50 ए हो गया, और ये 200 हो गया। तो मतलब 2a बराबर 200 हो गया। तो ए बराबर कितना आ गया, 100। तो ए तो इसी का था ना? अरे था ना? हाँ। अच्छा डॉटर न्यूक्लियाई का पूछ लेता तो क्या लिखते? डॉटर न्यूक्लियाई का पूछ लेता तो क्या लिखते? हाँ क्या लिखते? अरे 4 घटा देते ना ए में से, 96 हो जाता तब। ध्यान से पढ़ना सवाल। पता चला ए ही निकाल के छोड़ दिए। ये देखो, number of alpha and beta particles, beta negative emitted during the radioactive decay chain starting from 8826 Ra to 82260 Pb। कितने अल्फा कितने बीटा निकलेंगे तो ये बन जाएगा। देखो, ये 88 है, और ये कितना है, 226 है। ये क्या बना, 82। पीबी कितना, 206। अरे क्लियर है? कितने अल्फा निकले होंगे सोचो? 3 अल्फा। 3 अल्फा। 3 अल्फा निकलने का मतलब 12 निकल गए। अरे 3 अल्फा का मतलब ऊपर से 12 घटा ना। ऊपर से कितना घटा, 12। तो 226 में से 12 घटाओगे तो, हाँ, 200। 200। तुमको 206 चाहिए, पहले बताओ 206 कितने अल्फा निकलने पे आएगा? ये बताओ, ये सुनो, बीटा नेगेटिव डिके होने से ए पे कोई फर्क पड़ेगा? ए पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना? नहीं ना। ए पे कौन असर डाल रहा है? कॉमन सेंस से सवाल बनाओ यार, ए पे कौन असर डाल रहा है, अल्फा। तो कितने अल्फा निकले कि ये 206 हो जाए, 5। तो निकालना 5 अल्फा 4 बीटा। एक ही तो ऑप्शन है। अरे दादा हो भैया, हाई नंबर चेंज होगा बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव से, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जा रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जा रहा है। तो 226 206 हुआ है तो कैसे हुआ है, ऐसे।
अरे हुआ है ना, 10 तो निकला, 10 ऊपर से कितना निकला, ऊपर से 20 निकला ना, तो मतलब कितना है अल्फा, 4, 5, 5 चौक को 20, आंसर। अरे समझ आया। और बताओ, इफ अ न्यूक्लियस सच एज Ra226 that is initially at rest undergoes alpha decay, then which of the following statement is true? The alpha particle has more kinetic energy than daughter nuclei. किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, अल्फा पार्टिकल के पास, क्योंकि हल्का है वो, अरे तेज भागेगा, ज्यादा रफ्तार गेन करेगा। अरे अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, A-4/A × Q पढ़ते हो ना। और भाई ये अल्फा पार्टिकल का हो गया, और जो वाई एटम बना उसका क्या होता है, A/4 कि 4/A, 4/A × Q, कौन बड़ा है, अल्फा बड़ा है ना यार, देख लो। अरे ये तो 4/A × Q है ना, तो अल्फा ज्यादा है और वाई कम है। अच्छा दूसरा कह रहा था अल्फा पार्टिकल हैज लेस काइनेटिक एनर्जी देन द डॉटर न्यूक्लियाई, क्या गलत हो गया, पहला सही हो गया। सी, द अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियाई बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, गलत। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियाई, बोलो बात सही है कि गलत है, डी गलत है, सही है कि गलत है, डी। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियाई, अबे पूरा पूरा कैलकुलेट कर दिए, गलत है ना, तो कौन सा सही होगा, अरे क्लियर है, समझे कि नहीं। अच्छा मान लो ए की वैल्यू 8, ए की वैल्यू कितनी 8, 8 में से 4 गया, 4/8, और यहां वाई में ए का वैल्यू 8, कितना बचा, 4/8, 4/8, दोनों बराबर हो गए कि नहीं, दादा हम कह रहे हैं A8 है, A8 संभव है कि नहीं है, किसका होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का 9 होता है, 8 किसका होता है, किसी का नहीं होता ना, बस इसी वजह से पहला सही है, मतलब डी इसी वजह से, मतलब वैसे सही तो इसका पहला ही आंसर है, बट डी इसी वजह से मेरे ख्याल में आया, कहीं अगर 4 हो गया तब तो कहानी बदल जाएगी यार, 8 हो गया तो, 8 होता है, 8 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तभी पहला सही है। चल ये बता, कह रहा है इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्सिस, इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स इज, एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, सी होगा, सी होगा, बोलो 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 बोलो, हाँ सी होगा, 22, X2 का मतलब क्या है, हाँ कुछ तो दिया होगा सर, हाँ पॉजिट्रॉन ही निकला है, न्यूट्रिनो पार्टिकल है ना, तो क्या निकला है, न्यूट्रिनो पार्टिकल है तो क्या निकला है, पॉजिट्रॉन ना, न्यूट्रिनो के साथ तो पॉजिट्रॉन ही जाएगा ना, X2 का मतलब है 2 पॉजिट्रॉन, X² का मतलब है कितने, 2 पॉजिट्रॉन, तो कौन सा सही होगा, 2 पॉजिट्रॉन निकले हैं, 2 पॉजिट्रॉन निकले हैं, 9 आएगा ना, 2 पॉजिट्रॉन निकल जाएंगे तो, है पता नहीं, X² बोनस है, बोनस है, क्या है क्या है इसका, देखो कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ कहीं, X² का क्या मतलब है, हाँ ये अपने मॉड्यूल का ही सवाल है, अबे X² के लिए कुछ और तो नहीं लिखा है, हाँ
वही लिखा हुआ है। क्या दिया हुआ है? मैग्नीशियम। तो न्यूट्रिनो कब निकलता है? बीटा पॉजिटिव डीके में ना। तो 11 से 1 बढ़ जाएगा, 12 हो जाएगा। भाई ये एक्स स्क्वायर का मतलब देखो क्या है यार, मैं तो पहली बार देख रहा हूं एक्स स्क्वायर क्या होता है। हाँ? क्या आंसर सी दिया हुआ है? अरे वैसे नहीं, अपने मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंटरनेट पे देखो क्या आंसर दिया हुआ है। और एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी, कि ई स्क्वायर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन सर्च करो, इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स इज। हाँ, यहां ई पॉजिटिव लिखा हुआ है। ए तेरी, पॉजिट्रॉन। क्या भाई साहब? पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन कैसे बनेगा? कौन पॉजिट्रॉन देगा? कौन पॉजिट्रॉन देगा? ये टाइपिंग एरर है भाई, यहां प्लस लिख लो। क्या? पॉजिट्रॉन +1 E+1 E0, यही लिखा हुआ है क्या? अरे यही लिखा हुआ है। तो +1 E पॉजिट्रॉन कौन देगा? प्रोटॉन देगा ना। तो क्या 11 में से 1 घट जाएगा? 10। ये बताओ, ये मॉड्यूल का गलत है भाई, मेरा टाइपराइटर गलत नहीं है, टाइपराइटर सही टाइप करके देता है। ये बोलो, a radioactive nucleus ZXA undergoes a spontaneous decay। अरे क्लियर है? तुमको बताना है क्या? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट X, द पॉसिबल डीके पार्टिकल इन द सीक्वेंस आर। कौन सा? Z में से 1 घटा है। कौन सा? पॉजिटिव की नेगेटिव? बीटा पॉजिटिव ना। अरे पॉजिटिव कैरेक्टर खोया है ना। फिर यहां से, अरे Z में से 3 गया, 2 गया तो क्या गया? अल्फा। फिर Z-2 हुआ, फिर क्या? फिर घटा क्या? एक घटा की बढ़ा? बढ़ा ना। अरे +1 हुआ तभी तो -2 हुआ है। तो बढ़ा तो क्या? बीटा। बीटा माइनस, कौन सा सही है? कौन सा सही है? ए। नीट 2021। भाई कितना टाइम पास सवाल आता है भाई तुम लोग एग्जाम में। नाउ दिस वन इज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, पहले भी पढ़ा चुका हूं, फिर भी पढ़ा दे रहा हूं। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर 1 हो, और 1 से लेकर किसके बीच में हो? 1.6, कहीं 1.5 लिखा होता है। तो इस बीच में जो आते हैं वो कैसा डीके शो करते हैं? भाई वो स्टेबल होते हैं, वो किसी तरह का कोई डीके प्रोसेस नहीं करते। क्लैरिटी है? जिनका n/z, जिनका n/z किससे कम हो जाए? 1 से कम हो जाए, वो क्या शो करते हैं? बीटा पॉजिटिव। और जिनका 1.6 से ज्यादा हो जाए वो बीटा नेगेटिव। अरे क्लियर है? पक्का? ये स्टेबिलिटी कर्व है भाई। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ए भाई साहब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ये। अरे, अरे ठीक है, गलत हो जाता है कभी कभी यार। ये अपने मॉड्यूल का नहीं है, ये कर्व अपने मॉड्यूल का नहीं है। ये कर्व मैंने बुक से दिया था टाइप करने के लिए। नंबर, हर बार मॉड्यूल को मत ठहराया करो यार तुम लोग, मॉड्यूल अच्छा है अपना। हाँ थोड़ा एरर है, बट लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। थक जाओ लगाते लगाते, सवाल नहीं खत्म होगा। अरे बात समझे? अच्छा अब सोचो, सुनो भैया, सुनो 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 सुनो। न्यूक्लियर फिजन। क्या भाई साहब? न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? जो यूरेनियम एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो यूरेनियम 235 होता है। क्या होता है? यूरेनियम 235। इसके ऊपर जब एक न्यूट्रॉन की, एक हाई स्पीड न्यूट्रॉन को इसके ऊपर हिट कराया जाता है, कोलिजन होता है, तो ये बन जाता है 92-236, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। तुरंत ये टूट जाता है 2 मेटल्स में, बेरियम और क्रिप्टॉन में, और साथ में देता है ये 3 न्यूट्रॉन्स और कुछ एनर्जी। जो ये एनर्जी है वो इन्हीं के पास जाती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सबसे हल्का कौन है? न्यूट्रॉन। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? न्यूट्रॉन की। किसकी होगी? न्यूट्रॉन की। ये हाई हाई एक्सेलरेटेड न्यूट्रॉन पार्टिकल्स हैं जो आपस में टकराते हैं और यूरेनियम पर टकराते हैं। अरे क्लियर है? पहले एक न्यूट्रॉन टकराया किस पर? 92-235 पे हाई स्पीड। फिर यहां से क्या 3 न्यूट्रॉन्स निकले। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स टकराएंगे किससे? 3 यूरेनियम से। किससे भाई साहब? 3 यूरेनियम। एक यूरेनियम कितना दे रहा था? 3। अब क्या होगा? 3 से टकराएंगे तो हर से 3 मिलेगा, तो कितने हो जाएंगे? 27।
सबसे तीन निकलेगा ना नेता, तो तीन त्रिक का नौ त्रिक 27। अब 27 न्यूट्रॉन टकराएंगे किससे? अगले 27 यूरेनियम से। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? तो क्या 27 की पावर 3? अरे बात समझ रहे हैं ना? ऐसे चलता रहेगा। अब ये जो चेन रिएक्शन है, ये इतनी फास्ट और इतनी इंटेंस होती है कि इसमें जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ये बहुत हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और ये जब आपस में टकराते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट करते हैं, और इसी हीट का यूटिलाइजेशन हम पानी गर्म करने के लिए करते हैं। अरे बात समझ रहे हैं? बस इनसे क्या किया जाता है? पानी गर्म, गर्म पानी को फिर इलेक्ट्रिसिटी, गर्म पानी को कंप्रेस वंप्रेस करके टरबाइन ब्लेड पे भेज के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम बेसिक बेसिक किया जाता है। अरे बात समझ रहे हैं? अब सवाल पैदा होता है कि अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल करना हो, मान लीजिए एक बम फोड़ दिए आप, तो बम तो कंट्रोल नहीं होगा। और भैया पानी गर्म करने के लिए भी आप बम ही फोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक न्यूट्रॉन डाले, अब वो रिएक्शन चेन रिएक्शन है, बहुत स्पॉन्टेनियस, बहुत फास्ट हो रही है। अब उसको रोकना है, तो रोकने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा क्या? न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करना पड़ेगा। अरे क्लियर है? न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए जो एलिमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं बोरॉन रॉड्स या ग्रेफाइट रॉड्स। क्या बोलते हैं? बोरॉन रॉड्स या ग्रेफाइट रॉड्स। रिएक्टर के अंदर जब बोरॉन रॉड्स को इंसर्ट किया जाता है तो वो क्या कर देती हैं? उन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, न्यूट्रॉन्स को बहुत स्लो डाउन कर देती है, उनके नंबर को कम कर देती है, और फिर रिएक्शन स्लो हो जाती है। ऐसे ही कंट्रोल किया जाता है। इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इस वजह से कहा जाता है कि भैया एक तो ठीक है, चलो एक नेचुरल रिसोर्स है आपके पास यूरेनियम, जिसको आप धीरे 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 खत्म कर रहे हो, लेकिन ये प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी में इस वजह से जाता है क्योंकि जब ये टूटेगा तो ये दो मेटल्स बनाएगा, एक बनाएगा बेरियम और दूसरा बनाएगा क्रिप्टॉन। ये दो मेटल्स जब गर्म होंगे, जब इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तब तो ये नुकसानदायक होंगे, लेकिन अगर इनको ठंडा करके चैम्बर से बाहर निकाल दिया जाए तो ये रेडियो एक्टिव नहीं रह जाते हैं, किसी तरह से हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कोई पोल्यूशन नहीं पैदा करते हैं। इनको उठा के धरती मैया के अंदर डाल दिया जाता है। अरे बात समझे? जो इलेक्ट्रिसिटी मिली आपको, वो कैसी इलेक्ट्रिसिटी मिल गई? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी के लिए भारत युद्ध लड़ रहा है, यही नहीं मिल रहा है भारत को। समझ रहे हैं ना? जैसे न्यूक्लियर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप होता है, एनएसजी होता है, जितनी कंट्रीज एनएसजी में आती हैं उन सारी कंट्रीज के पास ये अथॉरिटी रहती है कि आप अपने यहाँ न्यूक्लियर प्लांट बना सकते हो। अगर भारत में भी यूरेनियम मिल जाए तो भारत को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो उस यूरेनियम को कंज्यूम कर पाए। हाँ, बहुत कॉस्टली होता है। हाँ कॉस्टली होता है, वो बेसिकली एक्सचेंज पे चलता है, वो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसीज होती है कि जिसके यहाँ ज्यादा निकल रहा है, उसके यहाँ कंजम्पशन कम है, तो वो दूसरे वाले को शेयर कर देगा, ऐसे ग्रुप करके चलता है। तो चाइना को इंडिया ने दिलाया था, इंडिया रेडी हुआ था कि चाइना को हम दिला दे रहे हैं तो हमारे लिए भी चाइना रेडी हो जाएगा। तो चाइना ने लास्ट में जाके कह दिया कि अगर इनको देना है तो पाकिस्तान को भी दो। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में अगर इंडिया को रखना है तो पाकिस्तान को भी रखो। हाँ, तो भाई लो, दो पाकिस्तान को। पता चला किसी टेरर वाले के हाथ पड़ गया तो गेम ही खत्म। अब ये देखो, कह रहा व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप 92-235 इज बम्बार्ड विद अ न्यूट्रॉन इट जनरेट्स 3689 एंड 3 न्यूट्रॉन, और इसके साथ और क्या जनरेट करेगा? क्या जनरेट करेगा? बेरियम। अरे बैलेंस कर दो यार, अगर तुमको नहीं भी पता है, ये रिएक्शन नहीं भी पता है, तब भी क्या बैलेंस कर सकते हो? अरे बैलेंस कर सकते हो, क्या करोगे भाई? क्या? हाँ वो तो पता है बैलेंस करोगे भाई। 92-235 है ना, इस पे क्या डाल दिए? एक 0 n 1, तो ये क्या बन जाएगा? U, यहाँ 92 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 236 हो जाएगा। ये टूट गया किसमें? 36 K R और कितना? 89 में। अब अपने पास एक एलिमेंट बचा है X, और इसके साथ निकला है 30 n 1 और प्लस एनर्जी। अरे समझे कि नहीं? तो 89 और 3, 89 3 92, 89 3 92। अब 236 में से 92 घटा दो, कितना आएगा? 144। तो 144 किसके पास है? सी के पास है, तो बेरियम के पास है। बेरियम इज द आंसर। इसके बाद एक और रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। वैसे न्यूक्लियर फ्यूजन जो जनरली हम धरती मैया पे सफल तरह से करा पाए हैं वो यही है। अरे बात समझ रहे हो? और जो सन में होता है वो ये देख रहे हो? हाँ, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, और ये टाइट्रॉन, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। हाँ हाँ,
ट्रीशियम, हाँ ठीक, जो भी है, केमिस्ट्री कम आती है थोड़ी भाई। ये ड्यूटीरियम पार्टिकल्स हैं, ड्यूटीरियम न्यूक्लियस है जिनको ड्यूट्रॉन्स बोला जाता है। 1s2 ये जुड़े तो ये क्या बनाए, 2he3 हीलियम का एक आइसोटोप बनाए, साथ में एक न्यूट्रॉन दिए, साथ में एक न्यूट्रॉन दिया, और यहां पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ रहे हैं? अच्छा, 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 3.3 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.3 को 1.6 से जो भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां क्या बचेगा, 19 में से 6 जाएगा तो क्या -13, अरे -13 जूल मिलेगा। और मास ऑफ पार्टिकल क्या है, अबे न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। समझ पा रहे हो? अगर तुम जूल में देखोगे तो ये एनर्जी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, लेकिन जो पार्टिकल इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में देखो, क्या बहुत ज्यादा एनर्जी है। अरे बात समझ रहे हो? ये वो पार्टिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है जो हमको नेकेड आई से दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे बात समझ रहे हैं? वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, पता चला 2-4 किलो हो गए तो अर्थ वर्थ जैसा प्लैनेट तो आराम से निकल जाएंगे। बात समझ रहे हैं? इसी वजह से अरे एक बार बहुत बवाल छिड़ा था कि नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण किया था ना, अरे सुनने में आया था, करते ही रहते हैं। हाँ, किम 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 योंग, किम जोंग है, जो भी है, ये एक रिएक्शन है जिसमें, हाँ भाई सुन सुन सुन, ये एक रिएक्शन है जिसमें दो न्यूट्रॉन्स मिलके 1s3 बनाते हैं, 1h1 निकलता है, साथ में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। जो सन में होता है वो ये है, 2he4 बनता है। मतलब जितने भी नेचुरल स्टार्स है ना, बस सुन लो यार, जितने भी नेचुरल स्टार्स है ना उसमें ये फेनोमेना होता है। 2he4 बनने के बाद कैसा गैस बना, 2he4 कैसा गैस है, इनर्ट गैस है ना, ये कोई रिएक्शन प्रोसेस नहीं करता है। तो जो हम कभी ऐसे सुनते हैं कि टूट गया तारा या डेड स्टार का जो नाम सुनते हैं, वो ऐसे ही तारे मरते हैं जब उनके फ्यूल्स, जो क्या है अपने पास, ड्यूटीरियम और ट्राइशियम जो भी है, ये ट्रीशियम ट्रीशियम जो भी है, ये दोनों जब फ्यूज कर करके खत्म हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2he4, वो पूरा एक कोल्ड स्टार बन जाता है, ठंडा तारा बन जाता है। बस उसके पास केवल उसकी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी रह जाती है। तो जो उससे निकलने वाली आखिरी लाइट होती है, वो लाइट एंड टाइम तक ट्रेवल करती रहती है, समय के अंत तक। जब वो आपकी आंखों के सामने से निकलेगी तो आपको लगेगा कि तारा टूट गया। अरे बात समझे? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टूटता तारा। तो सब चीजें हैं, सबके पीछे अच्छे अच्छे लॉजिक्स हैं, बढ़िया, ऐसे ही अपने पूर्वजों ने कुछ नहीं बना दिया, सबके पीछे एक बेसिक कारण रहा है। यहां खत्म होता है आपका पूरा न्यूक्लियाई। इसके बाद शुरू होगा हमारा क्या, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स सेमीकंडक्टर, ये अपनी क्लास कितनी, 11:30 की थी, 11:15 की थी? अच्छा मुझे लगा 11:30 की थी, कोई बात नहीं। अब सुनो भैया, रेडियो एक्टिविटी में डीके के सारे सवाल, डीके का कोई सवाल मत छोड़ना। क्या मास डिफेक्ट निकालने आएगा? किसी भी रिएक्शन का मास डिफेक्ट निकालना होगा, निकाल लोगे? हाफ लाइफ छोड़ देना भाई, सब सिलेबस से बाहर है। हा? अबे पढ़ लेना, जिसमें हाफ लाइफ लिखा होगा उसको मत लगाना, टिक करवा देना, जैसे लग रहा है 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सर पढ़ के पता नहीं चलता है। बात तो सही है। कौन सा? छोड़ दो, मन करे तो लगा लो, नहीं छोड़ी दो, कार्नोट साइकिल में है ही क्या। हाँ हाँ, अच्छा वो कराना है क्या, एनपीएस कराना है क्या? अच्छा ओके, हाँ थैंक यू हो गया। ए कोई हिलेगा नहीं, 1 मिनट, कोई जाएगा नहीं यार, एग्जिट क्लास।